बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम एफएससी आईसीएस पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारे पास टाइटल है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसमें टोटल हमारे पास जो है वो 3 टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे लिमिट्स क्या होती हैं, और इससे आगे हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टिन्यूटी। ठीक, तो सबसे पहले फिर चलिए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो ये फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए रूल, ए लॉ और ए फॉर्मूला। क्या है मतलब एक फंक्शन जो है वो एक कोई ना कोई रूल है, कोई लॉ है या कोई फॉर्मूला है। कैसा? which gives a unique output which gives a unique output for every input। क्या मतलब है? देखिएगा, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम डेली लाइफ में किस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। लेट्स से एक क्लास है या एक घर है, उस घर में 3 अफराद जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक, मदर है, फादर है और उनका एक बेटा है सपोज। तो व्यूअर्स, मान लेते हैं कि उनके घर पे एक बंदा आ जाता है, वो नीडी है, तो किसी एनजीओ में काम कर रहा है या व्हाटएवर, वो उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो आके कहता है कि कुछ पैसे चाहिए, तो आप जो है वो डोनेट करें। अब वो घर वाले कहते हैं ठीक है, लेकिन हम डोनेट करेंगे किसी रूल के मुताबिक। वो सारे घर वाले मैथ्स पढ़े हैं, तो वो कहते हैं हम किसी फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम ये देंगे। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, फंक्शन है क्या। अच्छा, अब वो रूल ये डिसाइड करते हैं। फादर कहते हैं जितनी आप अमाउंट बोलेंगे मैं उसका स्केयर करके दूंगा। ठीक, जितनी आप अमाउंट बोलेंगे मैं उसका स्केयर कर दूंगा। मदर कहती है मैं जो आप अमाउंट बोलेंगे मैं उसका 5 टाइम्स कर दूंगा। सही। और सन कहता है आई हैव ओनली 1000, मैंने तो वही देने। अब इसके अकॉर्डिंगली वो अभी हमें अमाउंट नहीं बताई गई है। सही। अगर वो अमाउंट जो है वो बताई जाती है लेट्स से 500 या 50 है, 50, तो फिर फादर कितने देंगे? फिर 5 5 2500 देंगे। मदर कितने देंगे? 5 5 25, 250 देंगी, सॉरी 250 देंगी, और ये 1000। ये एक रूल बन गया। सही। जो भी अमाउंट वो चौथा बंदा कहेगा कि इतनी अमाउंट जो है वो मैं इनपुट, अब ये जो वैल्यू यहाँ पुट होगी ये होगी इनपुट। सही। अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी 2500 प्लस 1000, 3500 प्लस 250, ये हो जाएगा 3750। ये होगा, ये हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है। इस फंक्शन को हम बोल देते हैं, ये देखिएगा जो भी यहाँ पे अमाउंट थी मान लेते हैं कि x है,
फादर ने इसका स्केल करना है, मदर ने इसका 5 टाइम्स करना है, और इसने तो फिक्स किया हुआ है कि मेरे पास है 1000 में वही दूंगा। अब इस फंक्शन इस ये जो फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को हम बोल देते हैं, इस फॉर्मूले को बोल देते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए हमने एक्स की वैल्यू जब 50 पुट की है, यानी एफ ऑफ 50, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 3750 बनेगा। ये हम उसको दे देंगे, ये लोग जो हमने फॉर्मूला तय किया था उसके मुताबिक ये बनेगा। वो कहता है ये तो बहुत कम बन रहे हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा अमाउंट बनेगी। तो फिर वो क्या करेगा, आप ऐसा करें कि ये रहने दें, मैं इनपुट आपको और दे देता हूँ। वो कहता है इनपुट आप 100 कर दें, यानी वो जो आपने फॉर्मूला बनाया है उसमें इनपुट जो है वो 100 कर दें। फिर देखिए क्या बनेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 100 का स्केल हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 100 हो जाएगा, और ये 1000 इसने तो फिक्स किया हो, ठीक। तो ये 100 का स्केल जो है वो 10,000 हो जाएगा, ठीक। और ये 500 हो जाएगा, और प्लस ये 1000 हो जाएगा, ठीक। 1000 प्लस 10,000 11,500 हो जाएगा। तो ये अब उसके पास अमाउंट बनेगी जब वो इनपुट कितना देगा, 100। अब ये हमारे पास 100 इनपुट है, तो ये 11,500 आउटपुट ये बोले जाएगी, सही। अब फादर कहते हैं यार नहीं इतनी अमाउंट है तो ज़्यादा हो गई, तो फिर आप इनपुट चेंज करो यार, इनपुट जो है वो इससे कम ज़्यादा करो, ठीक। तो वो उस जैसे इनपुट होगा वैसे ही हमारे पास आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो दिस इज अ रूल, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ रहा है। इनपुट चेंज करने से आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन देखिएगा हम एक वैल्यू पुट की है, एक ही हमारे पास आउटपुट आया, दूसरी वैल्यू पुट की हमारे पास एक ही, मतलब यानी जितने इनपुट्स आप देंगे उतने ही आउटपुट्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक इनपुट दे दो 2 आउटपुट्स आ जाए। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ यूनिक आउटपुट, ठीक। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, जो रूल बन गया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ, सही। सो एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा रूल जिसमें आप जितने इनपुट्स दो उतने आपके पास आउटपुट्स आ जाएं, उस फार्मूले को, उस रूल को, उस लॉ को आप क्या कहते हैं, फंक्शन, ठीक। अच्छा, अब इसी फंक्शन में हमारे पास देखें हमने कितने आउटपुट्स दिए हैं, इनपुट्स दिए हैं, 50 भी दिया है और 100 भी दिया है। अगर इस 50 और 100 का हम एक सेट बना दें, 50 और 100 का एक सेट बना दें, तो दिस इज कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सही। और आउटपुट्स का अगर हम सेट बना लें, आउटपुट्स देखिए 3750 और दूसरा है 11,500, ये अगर आप सेट बना लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा रेंज ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज, जो आप वैल्यूज देते हो उस फंक्शन को, ठीक है, पुट करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, वो सेट जो बनता है उसे हम कहते हैं डोमेन। तो यहाँ से फिर आप इनको डिफाइन करते हैं, और यहाँ कोई भी एग्जाम्पल लिख लें, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स की यही लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1000, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ से हम डिफाइन करने जा रहे हैं डोमेन को, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ये क्या होती है डोमेन? सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, वो सेट जो है वो डोमेन है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बेहद आसान काम है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास रेंज है, रेंज ऑफ ए फंक्शन,
What is this? What is this? Set of all output values of a function, ठीक है, is called range of a function. ठीक है, मसलन देखिए इस सेट में मैंने दो इनपुट्स दिए, तो इन दोनों का जो सेट बन गया इनपुट्स का वो डोमेन है और ये रेंज है। आप जितनी वैल्यूज पुट करोगे उन सब का जो सेट बन जाएगा वो डोमेन। याद रखिएगा शर्त ये है कि उन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यानी फंक्शन का आउटपुट एग्जिस्ट करना चाहिए। सही। अब जो हम इनपुट्स देते हैं ना, मतलब हम इनपुट यहाँ पे x देंगे, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और ये आमतौर पे f ऑफ x को हम y भी कहते हैं, ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है। इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, आप कुछ भी दे सकते हो, इंडिपेंडेंट मतलब वैल्यू दे सकते हो, आप आज़ाद हो, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है वो ये हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है इनपुट पे। देखिए जितना इनपुट यहाँ कम होगा उतना आउटपुट भी कम आएगा, जितना इनपुट ज़्यादा होगा ये बढ़ाते जाएंगे तो ये फंक्शन। तो इस तरह से आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है, वो यहाँ में हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पे डिपेंड करता है फंक्शन पे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस पर। बहरहाल जो आप वैल्यूज फंक्शन को देते हो, ठीक है, वो इनपुट वैल्यूज होती हैं और वो जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज जवाब में आती हैं, ठीक है, जी उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वो आउटपुट वैल्यूज है और वो असल में डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ ओवर्स है, वो जो बॉल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, क्यों, उस पर डिपेंड करता है स्कोर, उस पर हर चीज़ डिपेंड। भाई अगर बॉल्स ही नहीं करवाई जाएंगी, अगर बॉल्स ही नहीं फेंकी जाएंगी तो कैसे विकेट्स मिलेंगी, कैसे रन बनेंगे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा फिर। तो बॉल जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो स्कोर है वो हमारे पास उस पर डिपेंड करता है। बस तो ये सिंपल सी हमारे पास एक डेफिनेशन है फंक्शन की, उसमें डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है, एक दफा देख लीजिएगा। थोड़ी देर आसान हो रही है, मैं इसलिए थोड़ा स्टॉप हो गया।
जी तो व्यूअर्स, आई एम बैक। फंक्शन की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने डोमेन और रेंज को भी हमने साथ डिफाइन किया। अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है फंक्शन की, दैट इज algebraic function. That is algebraic function. What is an algebraic function? Algebraic function is such a function in which any algebraic expression involves. ठीक, algebraic function वो function है जिसमें कोई भी algebraic expression involve होता है। आसान है, बहुत आसान है। A function in which any algebraic expression involves, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, लेट्स से एक्स स्क्वायर ओवर लेट्स से 2x + 5 + 6x + 8। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्रा बीच में यूज होता है, ठीक। अच्छा, अब इसकी फर्दर सब टाइप है अलजेब्राइक फंक्शन की। आपको पता है अलजेब्राइक फंक्शंस जब आप 9-10 में पढ़ते थे तो अलजेब्राइक जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी हमारे पास टाइप्स होती थी। क्या क्या था? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर फंक्शन, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, ठीक, यानी वो एक्सप्रेशंस होते थे। तो ये वहीं से हम फंक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसकी सब टाइप्स हैं। नंबर 1 पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूँ, वैसे आप डिटेल में इसे जानते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कभी भी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, ठीक। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहती है, ठीक। तो a function in which polynomial expression involves only, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें इन्वॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2x + 8, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आप ले लें नंबर 2 लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन है। अब लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, ठीक, मिनिमम भी 1 होती है, यानी होती ही 1 है। मीन टू से अ फंक्शन in which लीनियर एक्सप्रेशन, नाम से क्या, ठीक, सारे फिर एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, मैं एक जैसे बना रहा हूं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स आप कह लो कि 8x + 3 है, ठीक है ना। एक्स की हमारे पास पावर 1 है, वेरिएबल की पावर। उसके बाद है
इसकी तीसरी टाइप यानी अलजेब्राइक फंक्शन जो है इसकी हमारे पास आगे फर्दर जो हमारे पास टाइप्स हैं उसमें हमने दो देखी, एक पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, एक हमने लीनियर फंक्शन देखा। फिर हम आगे चलते हैं कि लीनियर फंक्शन हो गया, उसके बाद हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट जैसा कि नाम से जाहिर है कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसमें सिर्फ कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन ये सभी में आप कह सकते हैं, या ए फंक्शन कह रहे हैं, ए फंक्शन in which no variable, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नो वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व्स। ठीक है, जिसमें कोई भी वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता ही नहीं। तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इसे आप कह दोगे f of x is equal to c। देखिए हम x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, वो वैसे का वैसा रहेगा। क्लियर हो गया? तो फिर उसके बाद हमारे पास है नंबर 4, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो इनपुट दे वही आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है इसकी हम अच्छे से जो डेफिनेशन है वो कैसे कर पाएंगे कि फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन इनमें इसमें जो इनपुट हो वही आउटपुट हो। a function is called identity if input and output are same। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जो इनपुट दें वही आउटपुट आ रहा है। मसलन देखिए, फॉर एग्जांपल f of x is equal to x। अब देखिए जो आप यहाँ पे रखेंगे वही हमारे पास आंसर में आ जाएगा। राइट, तो ये हमारे पास की तरह मतलब टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। एक और है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन ठीक है, तो रैशनल एक्सप्रेशन से मुराद, रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होता है जिसमें ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, मतलब ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सो अ फंक्शन in which रैशनल टर्म, एक टर्म काफी है, रैशनल टर्म इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल f of x is equal to x plus 2 over x square plus 8। ठीक है, तो ये हमारे पास है रैशनल फंक्शन। सही है, तो इसमें आप यूँ भी कह सकते हो कि ऐसा फंक्शन जो p of x ओवर q of x की शक्ल में लिखा जाए। क्यों? ये रैशनल एक्सप्रेशन की है हमारे पास डेफिनेशन। सो ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट आपको डेफिनेशन बताई है, ताकि आपके पास एक अगर कोई फंक्शन आता है तो आप अलजेब्राइक फंक्शन आता है, आप उसे बता सकते कि ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। अब अलजेब्राइक फंक्शन की फर्दर हमारे पास 5 सब टाइप हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं वो बहुत ही आसान हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे लिख के, सिर्फ उनकी डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बुक से भी देख सकते हो, उनकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। मैं इन पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास है जी आगे जो हमारे पास इस बुक में जो हमें फंक्शन की आगे टाइप्स दी गई हैं
सेकेंड जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर किसी फंक्शन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए ना, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, tan या इनकी रेसिप्रोकल में से कोई एक भी आ जाए, सही, तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक, अ फंक्शन इन्वॉल्विंग एनी वन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सही, तो सिंपलेस्ट है, इसमें कोई मतलब आप इसे खुद से कर सकते हो। ठीक, और उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है हमारे पास वो है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसमें एक भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शन जो है वो टर्म नजर आ जाए, साइन इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स, वट छः जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से कोई एक आ जाए, ये सारी टर्म्स आ जाए, तो वो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनके साथ साथ आप कैसे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आप कह रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक, कोई एक भी आ जाए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आते हैं। अब एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सी होती है? ऐसी टर्म होती है जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट है, क्योंकि a पावर x या x पावर x, यानी वेरिएबल लाजमी तौर पे x वेरिएबल जो है वो पावर में होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच एट लीस्ट वन एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व्स। ठीक, बहुत सिंपल है, आप f ऑफ x कह लीजिए e पावर x प्लस 4x। ठीक, ये इसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास है नंबर 5 लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये भी जैसे नाम से जाहिर है, यानी इनकी ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसमें एक भी टर्म ऐसी हो जिसमें लॉग आ जाए। सही, तो फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 8x। सही, उसके बाद हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास कोई एक हाइपरबोलिक रेशियो आ जाए। ठीक, साइन हाइपरबोलिक x आ जाए, कॉस हाइपरबोलिक x आ जाए, तो इसे आप कह रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा, लेकिन वो आपने साथ साथ जो है उनकी वैल्यूज जो है इनकी वैल्यूज भी आपको याद करना होंगी। ठीक, वो वैल्यूज क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2। ठीक है, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। बाकी आप इससे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, यानी साइन ओवर cos tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा, वो क्या होगा फिर tan हाइपरबोलिक x। देखें इसको इसमें डिवाइड करें तो ये 2 से कट हो जाएगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस। अगर यहाँ से आप कॉट की वैल्यू निकालना चाहें, सीकेंड कोसीकेंड, ये दो होमो समा देते हैं। ठीक, इतना आप लोग जानते हैं। उसके बाद हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ठीक, उनके भी जस्ट आपने डेफिनेशन देखनी है। अब हमारा जो मेन काम है वो हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन। असल काम हमारा जो है वो ये नहीं चीज़ है, तो थोड़ा सा जो है वो डेफिनेशन के से हट के भी हमें काम करना पड़ता है उसमें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट।
उसके बाद एक दो टाइप्स और हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन का ये नंबर होगा आपका 8, एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट वेरिएबल एक साइड पे जा सके और आउटपुट वेरिएबल दूसरी साइड पे जा सके, यानी जिसमें हम दोनों वेरिएबल एफ ऑफ एक्स भी तो एक वेरिएबल है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने स्टार्ट में बताया। तो जिसमें वेरिएबल्स दोनों जो हैं वो अलग अलग हो सके, एक साइड पे एक्स वाले सारे इकट्ठे हो जाए, दूसरी साइड पे वाई वाले, यानी इनपुट्स और आउटपुट सारे इकट्ठे अलग-अलग लिखे जा सके, वो जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक्सप्लिसिट होता है। ठीक, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर देखें तो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y is equal to f of x, यानी देखा ना y अलग है, f of x अलग है, is called explicit function। ठीक है भैया। और नंबर 9, इसमें आप एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है y is equal to x square plus 8x plus 13, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट है, अलग अलग हो सकता है, सही है। अच्छा, या ऐसे भी आप कह सकते हो y square is equal to x square y plus 8xy plus 3y, सही। आप देखिए इसमें से y कॉमन आ गया तो जाकर डिवाइड हो सकता है, ये अलग-अलग हो सकते हैं, सही। तो अगर अलग-अलग हो सकते हैं तो फिर ये एक्सप्लिसिट है, अदरवाइज हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन? एक तो आप ये कह सकते हो कि जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या इसकी डेफिनेशन आप करते हो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x y is equal to 0। अब इसमें x और y आप अलग-अलग है, अगर किसी फंक्शन में x और y अलग-अलग नहीं हो सकेंगे तो फिर आप उसे कहेंगे ये इम्प्लिसिट है। ठीक, is called implicit function। ठीक हो गया भैया। मसलन आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें आप कि x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy प्लस लेट्स से a इज इक्वल, आप इसमें जो गलती कर रहे हैं x और y को आप अलग नहीं कर सकेंगे, तो दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नंबर 10। नंबर 10 पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है या इक्वेशंस क्या है? फंक्शंस या इक्वेशंस, ये क्या है? देखिएगा ध्यान से। देखिए आपने ये ऑलरेडी जो है वो सीखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आपने फर्स्ट ईयर में ये सीखा होगा। अच्छा, इसमें अगर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट कर लें और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर लें, तो देखिए ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन टू से दैट ये दो इक्वेशंस जो हैं ये वाली इस अकेली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। फिर देखिए ये दो इक्वेशंस x और y की वैल्यूज, तो ऐसी दो इक्वेशन जो इस अकेली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं ये कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा,
आप लोगों ने एलिमिनेशन सीखी हुई है, ठीक। दो इक्वेशंस होती थी, उनको हम एलिमिनेट यानी साकत करते थे, एलिमिनेट करते थे किसी एक वेरिएबल को। दो हमें इक्वेशंस की बनती थी, उन दो इक्वेशंस की मदद से हम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, या उसमें लिखा होता था फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लॉ, मतलब एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, किसी एक वेरिएबल से हम इंडिपेंडेंट जो है वो रिलेशन ढूंढते थे, या हम उसे कहते थे एलिमिनेट। तो वो जो दो इक्वेशंस गिवन होती थी, उनकी मदद से हम तीसरी इक्वेशन बनाते थे। तीसरी इक्वेशन में वो वेरिएबल नहीं था होता जिसको हमने एलिमिनेट करना होता था। उनमें भी हर वो दो इक्वेशन जो गिवन होती थी, वो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती थी जो हमें एलिमिनेशन के बाद हासिल होती थी। मसला ये है, अगर इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज में पुट कर दूँ तो थीटा खत्म हो जाएगी, थीटा एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये इस सूरत में हमने असल में थीटा को एलिमिनेट किए, दो वैल्यूज यहाँ पुट कर। तो ये जो दो इक्वेशन है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो होता क्या है, देखिए एक्स हमने अलग इक्वेशन बना ली, वाई अलग बना ली। एक्स में भी तीसरा दे, आर तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, आर तो हमारे पास डिस्टेंस है, तो थीटा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स की हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, वो उन दोनों इक्वेशन में एक तीसरा वेरिएबल आ जाता है, उसे पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर, ये थीटा, इसमें पैरामीटर, सही, वो उन दोनों में आता है, एक्स वाली इक्वेशन में भी आ रहा है, वाई वाली में भी आ रहा है। तो ऐसी दो इक्वेशंस अगर इसको सेटिस्फाई करती हैं तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि समटाइम्स in equation having two variables, we can convert those two variables into two equations involving the same third variable called parameter, theta. Such two equations, if satisfy the original equation, then those two equations are called parametric equations. अब ये इसको satisfy कर रही हैं, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे ये parametric equations है, ठीक है। तो फिर parametric equations क्या है? The function in which both x and y can be expressed as function of थर्ड वेरिएबल। उस वेरिएबल को आप क्या मान सकते हो, t, और यहां पे मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। इसे हम पैरामीटर, तो क्या कहलाती हैं कि वो जो दो एक्सप्रेशन हमने बनाई हैं, ठीक है, एज कैसे बना, x is equal to f of theta and y is equal to g of theta, ठीक है। और ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, ये यहाँ पे x is equal to a, यहाँ पे हम फर्दर एग्जांपल में ये इलैबोरेट कर लेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta are parametric equations of this circle x square plus y square is equal to r, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमने पढ़ी हैं 10 टाइप्स पढ़ी हैं हमने अभी तक फंक्शंस टाइप्स, ठीक है, 10 टाइप्स पढ़ी हैं। आगे हमारे पास 2 टाइप्स रहते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। सो टाइप नंबर 11 बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आता है, ये अभी हम टाइप्स पढ़ने
जा रहे हैं इनमें से। ये कभी कभी इनकी डेफिनेशन भी आ जाती होती है। ये डेफिनेशन भी बड़ी अहम थी पैरामीट्रिक फंक्शंस की या पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। तो लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं इसकी तो एप्लीकेशन भी है एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर 11 इवन फंक्शन। ये क्या, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन y is equal to f of x is called even function if f of minus x is equal to f of x। क्या मतलब, अगर आप उस फंक्शन में वेरिएबल जो यूज हो रहा है, जो इनपुट यूज हो रहा है, उसका नेगेटिव भी पुट कर दे तो फंक्शन पे कोई असर ना पड़े। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। देखिएगा, अगर मैं f of माइनस एक्स पुट कर दूं तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो ये वही है, यानी f of माइनस एक्स जो है वो f of x आ गया। So such sort of function is called even function। ठीक, तो अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल की जगह उसका नेगेटिव पुट कर दिया जाए, फंक्शन फिर वही आ जाए दोबारा से, यानी ये कंडीशन f of माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, फिर हम उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ये क्या, a function f of x is called an odd function if f of minus x is equal to minus f of x। क्या मतलब, अगर आप उस वेरिएबल x की जगह नेगेटिव पुट करें वो माइनस बाहर आ जाए। मतलब यहां से आपको समझ जाए, f of x आपके पास है लेट्स से x क्यूब प्लस x। अब चेक करिएगा, अगर f of माइनस एक्स पुट कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, ये माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन आ सकता है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये तो माइनस वैसे ही एक्स क्यूब प्लस एक्स। देखिएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके इक्वल है, f of x के। तो देखिए क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, एग्जैक्टली दिस वन। तो ये भी ऑड है, सो f of x इज ऑड। अब आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं, एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा साइन ऑफ एनी नेगेटिव एंगल, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है तो वो ऑड है। कॉज ऑफ एनी नेगेटिव एंगल इज इक्वल टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव एंगल, वो इवन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एंगल जो है वो नेगेटिव भी पुट करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। वो दो हैं हमारे पास, एक कॉज और एक इसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंट। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 2 जो है वो हमारे पास इवन है। कौन कौन सा, कॉज और सीकेंट, याद रखिए। ठीक है, बाकी चारों में अगर माइनस पुट कर दें तो वो माइनस बाहर फेंक देते हैं, यानी ये कंडीशन फुलफिल करते हैं ये, तो वो ऑड है। कौन कौन सा ऑड है, साइन, कोसेकेंट, टैन और कॉट, ये चारों के चारों ऑड है। कॉज और सीकेंट जो है वो इवन है। होप आपने ये बातें अंडरस्टैंड की होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग ये डेफिनेशंस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें, ये लेक्चर आगे लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।